हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर वेल। आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, विच इज़ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो टर्म कॉन्टिजेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्ट जो डिपेंड करता है ऑन दी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनदर एक्ट इन अ फ्यूचर। यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट जो डिपेंड करेगा फ्यूचर में होने वाले किसी भी एक्ट के हैपन या फिर नहीं हैपन होने पे। तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट हुज वैलिडिटी, जिसकी वैलिडिटी किस पे डिपेंड करती है, कोई भी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट जो हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझें तो फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो एग्री करता है कि वो पे करेगा 30,000 टू बी, अगर बी जो है टॉप करता है उसके अपने फाइनल ईयर के एग्जाम्स के अंदर। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, ए और बी के बीच में, यहाँ पे ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि अगर बी जो है वो एग्ज़ाम में फर्स्ट आ भी सकता है, टॉप कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, तो उसको बी को ए कब पैसे देगा, बी को ए तभी पैसे देगी जब वो क्या करेगा, टॉप कर जाएगा अपने फाइनल ईयर के एग्जाम्स में। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ए को बी को पैसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसको एक और सिंपल एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ टू पे बी 10,000, अगर बी का हाउस जो है वो जल जाता है। यहाँ पे ए और बी दो पर्सन है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए जो लड़की है वो बी को 10,000 रुपीज़ देगी अगर बी का घर जो है वो जल जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्सेबल होगा, कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सेबिलिटी डिपेंड करती है उस अनसर्टेन इवेंट के अकर होने के ऊपर। वो अनसर्टेन इवेंट क्या था, यानी कि अगर बी का हाउस जो है, बी का ये जो घर है, अगर ये जल जाएगा तो ही ए क्या करेगी, उसे 10,000 रुपीज़ देगी। अगर ये इवेंट होता ही नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्स नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? इन सिंपल टर्म्स कि अगर आग लगेगी तो बी ए ऑब्लिगेशन में है कि उसे बी को पे करना पड़ेगा, और अगर आग नहीं लगती है, उसका घर नहीं जलता है, तो ए कोई भी ऑब्लिगेशन में नहीं है कि उसे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ लीगल जो डेफिनेशन है, हमारे जो लीगल प्रोविजंस प्रोवाइड कराए गए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, हम उसे पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है हमारा सेक्शन नंबर 31, जो डिफाइन करता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को, कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो अभी हमने देखा कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें आप कुछ करते हो या कुछ नहीं कर रहे हो, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कोई भी कोलेटरल अनसर्टेन इवेंट जो फ्यूचर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे अभी हमने देखा कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया टू पी बी 10,000, अगर बी का घर जल जाएगा तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है। तो सेक्शन 31 डिफाइन करता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को, कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे क्या। सेक्शन नंबर 32 से लेके सेक्शन नंबर 36 जो है वो हमें बताते हैं एनफोर्सिबिलिटी के बारे में, कि कॉन्टीजेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट्स है तो उनकी एनफोर्सिबिलिटी कैसे होगी। तो सबसे पहला आता है हमारा सेक्शन नंबर 32, जो बात करता है एनफोर्समेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट टू एन इवेंट हैपनिंग। यानी कि अगर आपने कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जहाँ पे उसका एनफोर्समेंट डिपेंड करता है किसी भी फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेन इवेंट के अकर होने के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम लाइन रीड आउट करें तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू नॉट टू डू एनीथिंग, अगर कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन्स, if an uncertain future event happens cannot be enforced by law unless and until that event has happened। यानी कि अगर आपके बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि आप फ्यूचर में अगर ऐसा इवेंट अगर होता है या नहीं होता है, उसके बेसिस पे आपको ये एक्ट करना है या नहीं करना है, तो आप एनफोर्स उसे तभी करवाओगे अगर वो फ्यूचर में वो इवेंट जो है वो एनफोर्स मतलब इवेंट जो है वो हैपन होगा। तो सेक्शन 32 बात करता है सिर्फ उन कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जिसमें इवेंट के हैपन होने के ऊपर, यानी कि इवेंट के अकर होने के ऊपर आपको कोई एक्ट करना है या नहीं करना है वो डिसाइड होगा। अगर इवेंट ऐसा है जो इम्पॉसिबल हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। इसके हम इलस्ट्रेशंस देखें तो अगर ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि टू बाय बीज
हॉर्स अगर ए जो है सर्वाइव्स सी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल सी डाइज इन ए लाइफ टाइम। यानी कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो बी से उसका घोड़ा खरीदेगा, अगर ए जो है वो सरवाइव कर जाता है, यानी कि सी के मरने से पहले वो सरवाइव कर जाता है, तो वो उसका घोड़ा खरीद लेगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम तब तक एनफोर्स नहीं करवा पाएंगे जब तक कि ए के जिंदा रहते हुए सी की क्या ना हो जाए, डेथ ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है जैसे ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया टू पी बी अ सम ऑफ मनी, अगर बी जो है वो सी से शादी कर लेती है, तो बी जो है वो सी से शादी कर लेती है, तो सी जो है डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी। अब यहाँ पे क्या होता है, सी की डेथ हो जाती है और वो बी से शादी नहीं कर पाता है, तो क्या होगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ये कब कंप्लीट होता है, ये एनफोर्स कब होता, जब यहाँ पे बी और सी की शादी हो जाती, लेकिन उनकी शादी हुई नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, वॉइड बन गया। तो सिंपल एंड स्वीट में सेक्शन 32 सिर्फ यही कहता है कि अगर आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ है जिसमें आपने ये कहा है, ये कंडीशन रखी है कि आपको अगर फ्यूचर में ऐसा कोई इवेंट होता है तो आपको ये एक्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, अगर वो इवेंट हैपन होता है तो ही आप उससे क्या करा सकते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हो, वरना आप उसे एनफोर्स नहीं करवा सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन नंबर 33, जो बात करता है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटीजेंट ऑन एन इवेंट नॉन हैपनिंग। ये 33 जो है वो 32 का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे कोई भी अगर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट जो है अगर वो नहीं होगा या फिर कैन बी एनफोर्स व्हेन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल नॉट बिफोर, यानी कि अगर ए और बी दो पर्सन है जिनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए एग्री करता है बी को कि वो सम ऑफ मनी कुछ पैसे उसे देगा, अगर कोई सर्टेन शिप या फिर कोई भी शिप मान लो वो वापस रिटर्न नहीं करती है, तो अब मान लो शिप जो है वो डूब जाती है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्सिएबल हो गया, कब से, जब वो शिप जो है वो डूब गई थी। यानी कि उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उसको पैसे, ए बी को पैसे कब देगा, जब शिप जो है डूब जाएगी, वो वापस नहीं आएगी, मतलब डूब जाएगी नहीं, उसने कहा था कि शिप अगर वापस नहीं लौटती है तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो इवेंट के नॉट हैपनिंग के ऊपर उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तब वो एनफोर्स कब होगा, जब वो इवेंट नहीं होगा। अब शिप डूब गई है तो अगर शिप डूब ही गई है तो वो आएगी कैसे, तो वो आएगी नहीं, तो इसीलिए अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, यहाँ पे एनफोर्सिएबल हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन नंबर 34, जो बात करता है व्हेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल इफ इट इज द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बेस्ड है फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन के फ्यूचर कंडक्ट के ऊपर, जिसमें पर्सन का एक्शन ही क्या करता है, इवेंट को इम्पॉसिबल बना देता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इसे हम ऐसे समझते हैं, मतलब सिंपली ये कि इसके अंदर इवेंट का जो भी हैपन होना है वो ह्यूमन बिहेवियर के कंट्रोल के बाहर है, यानी कि जो भी प्रॉमिसर था उसके कंट्रोल के बाहर है। इसको हम सिंपल इलस्ट्रेशन से समझे तो ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी, अगर बी जो है वो किससे शादी करता है, सी से शादी करता है, यानी कि ए जो है वो बी से कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर तुम किससे शादी कर लो, तुम सी से शादी कर लो। हाउएवर सी जो है वो क्या करती है, वो किससे शादी कर लेती है, डी से शादी कर लेती है। तो अब बी और सी के बीच में जो शादी है वो पॉसिबल है ही नहीं, बी और सी के बीच में शादी हो ही नहीं सकती अनटिल एंड अनलेस ये क्या हो, या तो डी की डेथ हो जाए तो सी बी से शादी कर ले, या फिर इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, डाइवोर्स हो जाए और फिर सी बी से शादी कर ले। तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या हुआ, सी का शादी करना, बी के और ए के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो जो इवेंट था उसने कहा था शादी वाला, वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। तो सिंपली जब ए ने एग्री किया बी को टू पे अ सम ऑफ मनी इफ बी मैरी सी, हाउएवर सी ने डी से शादी कर ली, तो जो मैरिज थी बी टू सी अब वो क्या कंसिडर करी गई, इम्पॉसिबल करी गई। ऑल्दो ये पॉसिबल होगी, या तो डी मर जाता है और फिर सी बी से शादी कर ले, या फिर डी क्या करे, इन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो जाए और फिर वो उससे शादी कर ले। आई बात समझ में। तो सेक्शन 34 यही कहता है कि आपके कंडक्ट की वजह से जो इवेंट था उसके होना क्या हो गया है, इम्पॉसिबल हो गया है। ठीक है, तो उसका कैसा इन्फोर्समेंट होगा, तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन नंबर 37, जो बात करता है व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड्स विच आर कंटीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट विद इन अ फिक्स्ड टाइम। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये जो प्रोविजन है 35 ये कवर करता है वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि डिपेंड करते हैं अपॉन अ इवेंट जो कि हैपन होगा किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। अगर वो इवेंट उस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में अकर हो जाता है
तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, एनफोर्सिएबल हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। ये सेक्शन 35 का कौन सा पैरा बात करता है, ये पैरा नंबर 1 बात करता है। ठीक है, कि अगर कोई भी इवेंट जो स्पेसिफिक टाइम में होना था अगर वो हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल होगा, अगर नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्सिएबल नहीं होगा। इसको अगर हम सिंपल एक एग्जांपल से देखें तो जैसे ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो उसे कुछ पैसे देगा अगर शिप जो है वो रिटर्न कर जाती है विद इन अ 1 ईयर, यानी कि जो शिप है वो 1 साल के अंदर अगर वापस आ जाएगी तो ए क्या करेगा, बी को पैसे देगा। अब कॉन्ट्रैक्ट तभी एनफोर्स होगा अगर शिप 1 साल के अंदर अंदर क्या हो जाती है, वापस आ जाती है, और अगर वो वॉइड हो जाएगा अगर शिप मान लो 1 साल भर के अंदर वापस नहीं आती है, वो जल जाती है या डूब जाती है, कुछ भी हो जाता है, मतलब वो वापस नहीं आ पा रही है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। और इसी का पैरा नंबर 2 कहता है कि अगर कोई इवेंट ऐसा है, मतलब अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके अंदर आप क्या कह रहे हो, इसका कौन सा पैरा कहता है, पैरा नंबर 2 कहता है सेक्शन नंबर 35 का, कि आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके अंदर आपने ये कहा कि अगर वो इवेंट इस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हैपन नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा, अगर वो इवेंट जो है उस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे 2 पर्सन है, मिस्टर महेश और मिस्टर एन। मिस्टर एम जो है, यानी कि जो मिस्टर महेश है, वो मिस्टर एन को कहते हैं कि मैं आपको कितने पैसे दूंगा, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा अगर जो शिप है वो बिफोर, यानी कि 1 अगस्त 2025 से पहले वो वापस अगर नहीं आती है तो। अब क्या होता है, शिप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है इस डेट से पहले और उसका वापस आना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्सेबल हो गया। अब मिस्टर एम को मिस्टर एन को क्या करने पड़ेंगे, 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बट अगर सपोज करो कि वो जो शिप थी वो 1 अगस्त से पहले वापस आ जाती है, रिटर्न कर जाती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ऐसा पैरा नंबर 2 कहता है सेक्शन नंबर 35 का। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 36 जो बात करता है एग्रीमेंट्स कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड, यानी कि आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जो ऐसे इवेंट के ऊपर बेस्ड है जिसका होना स्टार्टिंग से ही क्या था, इम्पॉसिबल था, यानी कि इफ़ द कंडीशन इज इम्पॉसिबल, चाहे वो पार्टी को पता हो चाहे नहीं पता हो, जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो वो क्या होगा, वॉइड माना जाएगा। यानी कि इफ़ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन्स, अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो क्या होगा, वॉइड होगा, वेदर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट जो है वो पार्टीज़ को पता हो या नहीं पता हो। जो भी एग्रीमेंट आपने उस टाइम पे किया व्हेन इट वाज मेड, अगर आपको वो पता है कि वो इवेंट नहीं हो सकता है फिर भी आप कर रहे हो तो वो तो वैसे ही वॉइड है। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी वो क्या माना जाएगा, वॉइड ही माना जाएगा। जैसे ए बी से कहता है कि अगर 2 स्ट्रेट लाइन्स एक एनक्लोज कर दे किसी भी स्पेस को, यानी कि मान लो वो कहता है कि 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं, 2 पैरेलल लाइन्स हैं, अगर ये आपस में मिल जाएंगी तो मैं क्या करूँगा, तुम्हें 1,000 रुपये दूंगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से कि 2 पैरेलल लाइन्स एक दूसरे से मैच कर जाए, तो यहाँ पे जो भी एग्रीमेंट हुआ ए और बी के बीच में वो क्या हुआ, वॉइड हुआ। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने कहा बी को कि वो बी को 1,000 रुपीज़ देगा अगर बी जो है वो ए की जो बेटी है सी उससे क्या कर ले, शादी कर ले। अब यहाँ पे सी जो था उसकी सी जो लड़की है उसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, तो यहाँ पे एग्रीमेंट क्या हो चुका है, वॉइड हो चुका है। यानी कि आप कोई एग्रीमेंट ऐसा कर रहे हो जिसका करना डिपेंड करता है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो बेस है वो ऐसे इवेंट के बेसिस पर है कि वो इम्पॉसिबल है फ्रॉम द बिगनिंग, कि वो इवेंट हो ही नहीं सकता है, तो वो एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं। जैसे ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा अगर सन जो है वो कहाँ से उगने लग जाए, वेस्ट से उगने लग जाए, ईस्ट की जगह कहाँ से उगे, वो वेस्ट से उगने लग जाए। तो ये जो इवेंट है वो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता ऐसा, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो था वो वॉइड है फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। तो सिंपली जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो हमने ये देखा कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कौन से सेक्शन में वो डिफाइन है और कब उनको हम एनफोर्स करवा सकते हैं और कब वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो वॉइड होंगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 31 क्या डिफाइन करता है, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। 32 से लेकर 36 जो है वो गवर्न करते हैं कंडीशंस जब कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कब एनफोर्सेबल होंगे और कब एनफोर्सेबल नहीं होंगे।
अब इसके कुछ असेंशियल्स दे रखे हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। सबसे पहला असेंशियल इसके अंदर दे रखा है जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का है, वो क्या है, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, कि जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो दो पार्टीज के बीच में होना चाहिए, यानी कि दो पार्टीज उसमें होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो क्या होगा, मस्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा। थर्ड, जो परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट की वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, वो डिपेंड करेगी ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन और सॉरी डिपेंड करेगी अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, यानी कि फ्यूचर के कोई भी इवेंट के होने या ना होने के ऊपर वो डिपेंड करेगी। जो हैपनिंग है इवेंट की वो क्या होनी चाहिए, अनसर्टेन होनी चाहिए, यानी कि आपको पता नहीं होना चाहिए उस टाइम पे जिस टाइम पे आप एग्रीमेंट कर रहे हो कि भाई ये तो होएगा। अगर ए जो है यहाँ पे ए और बी दो पर्सन है, अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ ए को पता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो मैं कर रही हूँ इन फ्यूचर जो इवेंट है उसके बेसिस पे मुझे पता है वो इवेंट होगा, तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आएगा। अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, यानी कि अनक्लियरनेस होनी चाहिए, 50-50 होना चाहिए, इवेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं वो हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसे आप एसेंशियल्स भी कह सकते हैं हम वैलिड्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के, और इसे हम एक तरीके से समराइज भी कर सकते हैं कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, कब वो एनफोर्सेबल करवाए जाएंगे। तो सिंपल और स्वीट एक लाइन के अंदर अगर हम कहें तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिनका होना या नहीं होना डिपेंड करता है फ्यूचर में किसी भी अनसर्टेन इवेंट के होने या फिर नहीं होने के। इसमें दो पार्टीज होती हैं जो एग्री करती हैं कि वो कुछ करेंगी या फिर नहीं करने के लिए, और जो भी परफॉर्मेंस है वो इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंड करता है। इवेंट फ्यूचर का होना चाहिए और इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए। अगर इवेंट ऐसा है कि वो इम्पॉसिबल हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। आई होप आपको ये बहुत क्लियर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसी तरीके से लिखना है, पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको ये सारे पॉइंट्स को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल फॉर मोर।